बॉडी पढ़ा रहे हैं, हमें तो दांत पढ़ना है, हमें तो ये भी नहीं पता होता डेंटिस्ट्री में होता क्या है। देखना तो उन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर ही था ना मुझे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ महक वर्मा एंड आई एम ए डेंटिस्ट्री स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नहीं कह सकते क्योंकि अब सिर्फ 13-14 डेज़ बचे हैं और डेंटिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। सो आई बी अ डॉक्टर नाउ। तो अब मैं आपके सामने आज यही मेरा टॉपिक है कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं डेंटिस्ट्री की। लाइक फ्रॉम द बिगनिंग, कैसे 10th-12th में मेडिकल हम सब लेते हैं, क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या हार्डशिप्स रही, कैसे ही करियर आया और वो सब कुछ। ये बिल्कुल रॉ वीडियो होने वाली है। आई थिंक जो मैंने फेस किया है वो सभी स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो उनके लिए शायद ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो जाए या फिर मे भी, पता नहीं। मैं बस अपनी जर्नी बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग इट विद, जब मैं 9th-10th क्लास में थी, जब मैं छोटी थी, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जब मैं छोटी थी तो हर कोई पूछता है कि बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे। मुझे नहीं पता था मुझे बड़े होके क्या बनना है। मैं बोलती थी मुझे टीचर बनना है, क्योंकि वो सिंपल सा आंसर लगता था। टीचर स्कूल में पढ़ाती है, पता है टीचर कैसे होते हैं, तो टीचर बनना है। लेकिन मेरे मम्मा जो हैं वो ट्यूशन्स पढ़ाते थे। फिर ट्यूशन्स पढ़ाते थे तो मैं भी उनके साथ पढ़ा लेती थी, तो मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था शुरू में। ठीक है, मुझे अच्छा लगता था इंटरेक्ट करना, बच्चों को पढ़ाना, और वो मुझसे मतलब पढ़ा लेती थी तो ठीक था। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि 8th तक मैं अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन एवरेज, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेरे स्कूल्स काफ़ी चेंज हुए थे, मेरे पापा के थोड़ी ट्रांसफ़र्स का रहता था, तो फिर नॉर्मल थी पढ़ाई में। 9th-10th रैंक आ जाती थी, ठीक मार्क्स आते थे। इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी, लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे। मैथ्स वीक था, सोशल साइंस थोड़ी वीक थी। एसएसटी में हिस्ट्री वगैरह तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। 9th क्लास में थोड़ा-सा ट्रांज़िशन हुआ मुझ में। हमारे ना स्कूल की 2 ब्रांचेज़ थी, एक ही शहर में। तो 8th के बाद बच्चे दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाते थे 9th-10th के लिए, और दोबारा से +1 +2 में पहले वाली ब्रांच में शिफ्ट हो जाते थे। तो जब 8th तक मेरी 9th-10th रैंक आती थी, फिर मैं 9th क्लास में जब शिफ्ट हुई, तो वहाँ पर ना वो बोलते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, वहाँ पे मैंने पता नहीं क्या मेरे मन में आया और मैंने सोचा कि मैं हर को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लूँगी और मैं पढ़ाई मतलब अच्छा बच्चा बनूँगी। 9th में थोड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, वहाँ पे एग्जीबिशंस हुई स्कूल में, उसमें वो हुए स्किट्स हुए, उसमें मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बढ़ गया। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब तो आप पढ़ाई में अच्छी हो जाते हो, क्योंकि आप टीचर से क्वेश्चंस पूछने में डरते नहीं हो, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। तो 9th क्लास में मेरी क्लास में रैंक आई 4th। ठीक है, नॉर्मल था। उसके बाद 10th क्लास में हम गए। 10th क्लास में भी हिमाचल बोर्ड का स्कूल था, कोई बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं था, प्राइवेट स्कूल था, लेकिन फिर भी ठीक स्कूल था। जब मैं 10th क्लास में गई तो फिर जो मेरे साथ वाले बच्चे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो +1 +2 में किसी सीबीएसई स्कूल में जाएंगे। ऐसा मेरे घर पर कोई प्लान नहीं था स्कूल चेंज करने का, तो मुझे तो इसी स्कूल में पढ़ना था। ये मतलब प्लान्ड था कि इसी स्कूल में रहना है, क्योंकि बहुत स्कूल ऑलरेडी चेंज हो चुके थे, बार बार स्कूल चेंज करना ठीक नहीं रहते। तो फिर क्या हुआ कि 10th क्लास में भी मैं, कॉन्फिडेंस मेरा 9th में जो बिल्ड हुआ था, 10th में भी उसने हेल्प की। 10th क्लास में मैं फर्स्ट सेकंड रैंक थी, कुछ ऐसे ही रैंक थी मेरे स्कूल में, दोनों सेक्शंस मिलाकर। तो वो भी बहुत अच्छी रैंक थी। तो 10th क्लास में क्या हुआ कि मेरे मार्क्स आते हैं, सोशल स्टडीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, पता नहीं कैसे उसमें 92 मार्क्स आते हैं, और साइंस जो कि मुझे पसंद थी उसमें 92 मार्क्स आते हैं। अब मेरे स्कूल में 3 स्ट्रीम्स थी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स। आर्ट्स का तो ऑप्शन था ही नहीं, तो फिर आर्ट्स तो लेना ही नहीं था। तो फिर मेरे स्कूल में जब 3 स्ट्रीम्स थी, तो कॉमर्स में मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ी तो है, पर मुझे इतना पता नहीं है कि कॉमर्स जो स्ट्रीम होती है उसमें एक्चुअल में होता क्या है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। अब बच्चे मेडिकल और नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल में मैथ्स में मैं इतनी ठीक नहीं थी। मार्क्स मेरे 82 आ गए थे, क्योंकि वो लास्ट के महीने में ना हमारा कोई टीचर चेंज हुआ था और उन्होंने काफ़ी अच्छा हमें पढ़ा दिया था, तो 82 मार्क्स आए थे। लेकिन मैथ्स मेरे बस का नहीं था, और मुझे लगता था नॉन मेडिकल मतलब मैथ्स और मेडिकल मतलब साइंस, मतलब बायोलॉजी वगैरह। तो मैंने डिसाइड किया कि कॉमर्स का ऑप्शन नहीं है, नॉन मेडिकल का ऑप्शन नहीं है, और आर्ट्स का भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर अब हम मेडिकल चूज़ कर लेते हैं। कोई प्लान नहीं है, आगे का भी कुछ पता नहीं है, मेडिकल चूज़ कर लिया। मेडिकल था, इंटरेस्ट भी था साइंस में, अच्छा भी लगने लगा।
लेकिन हमारे हिमाचल बोर्ड का होता है कि है तो ये एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो नहीं होती थी। स्कूल में बुक्स फॉलो होती थी, प्रदीप्स हो गई, मॉडर्न्स हो गई, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए इतनी मोटी मोटी बुक्स फॉलो होती थी, एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती थी। तो मुझे बीच में किसी ने बताया था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है। और एक दो बार टीचर्स से बहस भी हुई कि हमारे स्कूल में हमें एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ाई जाती, जब सारा कंपटीशन इस एनसीईआरटी से आता है तो क्या हो गया। तो टीचर्स ने समझाया कि कॉन्सेप्ट्स वगैरह बनाने के लिए मॉडर्न्स वगैरह अच्छी है, तो उन्होंने उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। लेकिन उस टाइम एक फ़ेज़ था मेरा, मैं बहुत ज़्यादा डूडलिंग करती थी। मुझे लगा था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ लेकिन फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। +1 क्लास की बात है, मैंने अपने घर पे बोला, मम्मा को बोला, पापा तक तो बात ही नहीं पहुँची। मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे ना फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है। तो मम्मा ने बोला फ़ैशन डिज़ाइनिंग थोड़ी ना करते हैं, वो देखो उसने तो टेलर, उसने भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, वो तो टेलर बन गई है ना। ऐसे 2-3 एग्ज़ाम्पल्स दिए, बाद में कुछ नहीं होगा, तुझे अपना बुटीक खोलना पड़ेगा, तो टेलर ही बन के रह जाएगी, यही होता है। मैंने बोला कि ऐसे लोग बहुत सक्सेस करते हैं, है ना। थोड़ी बहस हुई तो मम्मा कहते हैं वो तो कुछ लोग ही होते हैं जो सक्सेस करते हैं, सब लोग नहीं करते, ऐसा है वैसा है ना। तो फिर ठीक है, मैंने उनकी बात समझ ली, है ना। और मैंने सोचा कि ठीक है, अब मेडिकल रखा है तो मेडिकल में ही कुछ आगे करते हैं। तो जब जिस दिन से आप मेडिकल रखते हो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बन जाती है आपको डॉक्टर बनाना है। मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने सोच लिया था अब ये डॉक्टर बनेगी, ठीक है। अब धीरे धीरे फिर मेरे मन में भी था कि ठीक है, बन जाती हूँ, डॉक्टर बन जाते हैं, है ना। अब भी कंपटीशन का कोई आइडिया नहीं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है बाहर। स्टेट बोर्ड का बच्चा जहाँ एनसीईआरटी तक फॉलो नहीं होती है, उसको कंपटीशन का कोई भी आइडिया नहीं है। बेशक मैं पढ़ाई में अच्छी थी स्कूल में, +1 +2 में भी मेरी फर्स्ट सेकंड रैंक आ रही थी, लेकिन कुछ नहीं पता था। तो फिर जब 12th के बाद निकल कर जब फर्स्ट टाइम AIPMT का पेपर दिया, क्योंकि कुछ पता नहीं था, बायोलॉजी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री अब्बा जब्बा डब्बा था। मेरे मार्क्स आए 254 आउट ऑफ 720। तो डिसाइड हुआ कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, कोचिंग की ज़रूरत है। कोचिंग की ज़रूरत है तो फिर रिसर्च किए थोड़ा कि कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं अच्छे। तो फिर चंडीगढ़ जाने का प्लान बना। चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट्स थे, हेलिक्स इंस्टीट्यूट था, एलन इंस्टीट्यूट था, आकाश इंस्टीट्यूट था। मेरे मन में आया कि एलन इंस्टीट्यूट जाना है, डैडी ने भी बोला कि हाँ वो ठीक है। एलन इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया। तो अब डिसाइड हुआ कि एलन इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ जाना है। लिस्ट बनाई खूब लंबी, पीजी के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अब बाहर, पहली बार बाहर रहना था, तो गए, चंडीगढ़ गए। उसी दिन पीजी फाइनलाइज हो गया। एलन वालों ने ही बताया कि हमारे कोई है, उनके डीलर वगैरह, वहाँ पे उनके पीजीज़ हैं और वहाँ पे पीजी की फैसिलिटी है, आपको खाना भी मिल जाएगा, सब कुछ ठीक है ना। कुछ पता नहीं था कि 2 सीटर 1 सीटर किस तरह के रूम्स होते हैं। 3 सीटर रूम मैंने लिया, तो कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ के पीजीज़ किस तरह के होते हैं। 3 सीटर 2 सीटर 1 सीटर, पहली बार एक पीजी देखा, वही फाइनलाइज कर दिया। 3 सीटर रूम था, 3 लड़की, मुझे मिला के 3 लड़कियाँ थी उसमें, और 7000 उसका वो रेंट था। खाना वो इंक्लूड कर रहे थे, फ़ैन था, कूलर था, सिंगल सिंगल बेड थे, एक एक टेबल चेयर दिया हुआ था, अलमीरा दी हुई थी। तो नॉर्मल फैसिलिटी थी। काफ़ी सारे लोग थे उस पीजी में, मेरे दोस्त भी बने काफ़ी। मेरी एक रूममेट तो काफ़ी अच्छी दोस्त बनी, है ना। और कुछ के साथ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए। वो चलता है पीजी में, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग जगह से आते हैं, है ना। और कई तरह के बच्चे, कई माइंड सेट के बच्चे होते हैं। तो फिर पीजी में ना, मतलब था, लेकिन पहली बार था। और जब मैं फर्स्ट क्लास में गई ना एलन में, मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी और मेरे पीछे बच्चे बैठे थे। पता नहीं, मैंने 1-2 दिन लेट ज्वाइन किया था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे ध्यान से। मेरे पीछे 1-2 बच्चे और बैठे थे। जब हमारी फर्स्ट क्लास चल रही थी, सर क्वेश्चंस पूछ रहे थे और उन लोगों को वो क्वेश्चंस आते थे, मैंने उनका कभी सुना भी नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस जो मैंने +1 +2 में बिल्डअप करके इतना किया था, वो कॉन्फिडेंस इतना हो गया। मुझे लगा यहाँ के बच्चों को तो पहले ही सब कुछ आता है, 100-150 बच्चों की क्लास है ना, हर बच्चे को सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता।
मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है पहले। मुझे लगा ये बच्चे तो मुझसे ऑलरेडी इतने आगे, इतना ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ। पहले दिन वो चीज़ रियलाइज़ हो गई। उसके बाद मैंने फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठना शुरू किया, मैं थोड़ा पीछे बैठती थी। मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, शाय हूँ, मैं इतना ज़्यादा किसी से नहीं, मेरे जो पीजी के ही लोग थे मैं उन्हीं के साथ क्लास में बैठती थी, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करती थी। तो फिर क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस पहले ही दिन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। फिर ठीक है, क्या हो रहा है, पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करी, फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िक्स ऊपर से जा रही थी। समझ आया क्लास में क्या करवाया, ठीक है समझ आया, लेकिन वो उन चीज़ों को करने की वही नहीं था, कभी किया ही नहीं। जैसे न्यूमेरिकल्स, हमारे स्कूल में न्यूमेरिकल्स करवाते ही नहीं थे, सिर्फ थ्योरी थ्योरी करवाते थे। फिजिक्स में थ्योरी कौन पढ़ता है यार, सिर्फ। तो फिर क्या हुआ कि जब घर जाके मैंने एलन के वो जो मॉड्यूल्स होते हैं उनसे जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिजिकल केमिस्ट्री मुझसे सॉल्व ही नहीं हुआ, फिजिक्स मुझसे सॉल्व ही नहीं हुआ। धीरे धीरे उम्मीद सी टूट गई कि ना ही मुझे समझ आ रहा है, ना ही मुझसे सॉल्व हो रहा है ना। फॉर्मूलाज अप्लाई करने नहीं आ रहे, पता ही नहीं चल रहा क्या है, क्या चल रहा है। बायोलॉजी थोड़ी बहुत समझ आ रही थी, लेकिन वो इतनी सारी करवा दी, है ना। वो अपने मॉड्यूल्स के हिसाब से अलग अलग टीचर्स आते थे अलग अलग टॉपिक के लिए। जूलॉजी के लिए आते थे, जैसे वो पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा देते थे, है ना। बॉटनी में सर थे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा देते थे। पर बायोलॉजी थोड़ी बहुत समझ आ रही थी, फिज़िक्स समझ ही नहीं आ रही थी, फिज़िकल केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक है, 1 साल जैसे कैसे करके पढ़ाई करके, रोते झगड़ते, टेस्ट में कम मार्क्स आते, घर से गालियाँ खाते खाते 1 साल निकल गया। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था मेरा नहीं हुआ। अब फिर से डिसाइडेड हुआ कि अब फिर से कोचिंग लेनी है, क्योंकि 1 साल में तो नहीं हुआ, 1 साल में तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। ठीक है, अब दूसरे साल में ये था कि मुझे आइडिया हो गया था क्या होता है। फिर से कोचिंग के लिए दोबारा से एलन चंडीगढ़ चूज़ किया, दोबारा से उतनी ज़्यादा फीस भरी। फिर उस टाइम क्या हुआ कि ठीक है, आया, मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगा। फिज़िकल केमिस्ट्री मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ आने लगी, क्वेश्चंस निकलने लगे। फिज़िक्स का अभी भी अब्बा जब्बर डब्बा ही था। बायोलॉजी के टीचर्स चेंज हुए, कुछ टीचर्स थे जो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी पे फोकस करते थे। बायो काफ़ी अच्छी हो गई, है ना। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हुए, अप डाउन्स आए कोचिंग के टाइम में। अभी भी डांट पड़ती थी कि क्या कर रही है ना, कितने मार्क्स आ रहे हैं, अभी तक कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये वो। मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस बार मेरा स्कोर ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा। और कितने मार्क्स आए मेरे, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे 480 490 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे, है ना। इससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स अभी भी मेरा वीक सब्जेक्ट था। मुझे था कि 70-80 नंबर की शायद मैं फ़िज़िक्स कर लूँगी। तो मेरे मार्क्स आए 451। ठीक है, जब पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं तो पिछले साल की कट ऑफ गई थी 444 इन हिमाचल प्रदेश, उससे पिछले साल की। तो उसके बाद 2 कॉलेजेस और खुल रहे थे। मुझे लगा 2 कॉलेजेस और खुल रहे हैं, पिछली बार 444 गई थी, इस बार अगर कट ऑफ ज़्यादा भी जाती है तब भी क्या होगा, कितने आ जाएंगे, मतलब कि शायद मेरा एडमिशन हो जाएगा, चाहे मुझे लास्ट कॉलेज मिलेगा लेकिन मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मेरे 120 समथिंग मार्क्स थे केमिस्ट्री में, 296 थे शायद बायोलॉजी में, और बाकी की आप लगा लो वो थे मेरे फिज़िक्स में। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। पिछले साल 444 थे, मेरे 451 है, 2 कॉलेजेस और खुल रहे हैं, कट ऑफ ज़्यादा गई तभी मिल जाएगा। मेरे घर वाले भी खुश थे, ठीक है, इस बार मेहनत रंग लाई, इस बार कॉलेज मिल जाएगा। जब वो देखी, मेरिट लिस्ट देखी, तो मेरा रैंक था 738। और उस दिन घर में ऐसा मातम जैसा मिल गया। सब लोग ऐसे हो गए, डैडी तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गए कि 738 मार्क्स रैंक है तेरा, है ना, कैसे होएगा, तुझे तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ये है वो है, तूने पढ़ाई नहीं करी। जो पेरेंट्स का माइंडसेट होता है वही, जबकि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची थी, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तूने तो ये किया, तूने वो किया, है ना, तूने पढ़ाई नहीं करी। और उस टाइम मतलब मैं रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा रोई जा रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान जी, मेरा कोई बैकअप भी नहीं है। मैंने तो सोचा था फिर से ड्रॉप किया है, अब तो एमबीबीएस ही करना है ना। और उसके बाद जितने भी दिन थे वो काउंसलिंग तक के, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था, है ना। काउंसलिंग में जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ती थी वैसे ही कॉलेज ख़त्म हो जाता था। और स्टेज पे चढ़ी, गवर्नमेंट कॉलेजेस ख़त्म हो गए,
उस टाइम क्या हुआ, उस ईयर में एनआरआई सीट्स जो थी हिमाचल में वो लास्ट के कॉलेजेस में खाली रह जाती थी क्योंकि वहाँ पे एनआरआई नहीं जाते थे। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा कि वो हम पेड सीट्स कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि आप स्टेट कोटा जितनी फ़ीस दोगे लेकिन आपकी डिग्री जो होगी वो गवर्नमेंट कॉलेज से होगी। मेरे पेरेंट्स इसमें भी मान गए कि हम वो सीट ले लेंगे। उस टाइम पैसे नहीं थे, जुगाड़ किया, है ना, सोच लिया कि एडमिशन लेना है। लेकिन जैसे ही चढ़ी, कोई लड़की थी वो प्राइवेट कॉलेज से शिफ्ट होकर गवर्नमेंट में उसने एनआरआई सीट ले ली क्योंकि उसको मिल गया, और उसके बाद लेने वाली मैं ही थी लेकिन मुझे नहीं मिली। तो वो ख़त्म हो गया। स्टेज पे चढ़ी, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ख़त्म हो गए। अब सोचा अब क्या करना है, तो स्टेज पे चढ़ी, गवर्नमेंट बीडीएस ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब जब मैं चढ़ती थी तो कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता था। तो फिर फर्स्ट काउंसलिंग हुई तो डिसाइड क्या हुआ, मेरे पापा ने मेरा इतना दिमाग खाया कि एक बार फिर से ड्रॉप कर ले, एक बार फिर से ड्रॉप कर ले, एक बार फिर से ड्रॉप कर ले। पर मेरे अंदर वो एनर्जी ही नहीं थी, वो स्टैमिना ही नहीं था कि मैं फिर से ड्रॉप करके फिर से उसी फेज़ में जाऊँ, फिर से वो पढ़ाई करूँ। मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत इम्प्रूव किया, मेरी फिज़िक्स इससे ज़्यादा नहीं हो रही, मुझे समझ ही नहीं आता है ना। जितना मुझे समझ आता था 70-80 मार्क्स तक का मैंने कर लिया था, और वो काफ़ी था, इनफ था। और केमिस्ट्री का स्कोर 120 था, बुरा स्कोर नहीं होता है। और बायोलॉजी ऑलमोस्ट 300 थी, वो बुरा स्कोर नहीं होता है। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपनी तरफ से, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही अलग उससे गई थी वहाँ पर। तो फिर गवर्नमेंट बीडीएस भी भर गया। अब क्या था, मेरा होम टाउन है पौंटा साहिब में, और पौंटा साहिब में एक डेंटल कॉलेज है, प्राइवेट है वो, और वो 5th नंबर पे भरा जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि बीडीएस ले लेते हैं, 5th नंबर वाला कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस में भर के। ठीक है, वहाँ पे वो लोग खुश हैं क्योंकि मेरी फर्स्ट सीट थी जो मैंने प्राइवेट बीडीएस में ली थी। वो लोग अलग खुश हैं कि प्राइवेट बीडीएस में पौंटा साहिब का तो बहुत ही ज़्यादा नाम है कि बच्चे खुद चूज कर करके पौंटा साहिब ले रहे हैं। पौंटा साहिब गए, वहाँ पे कॉलेज वगैरह देखा, जमा नहीं, घर आके बहुत रोई, यहाँ नहीं जाना। ठीक है, पता नहीं आगे कैसा हो, क्या पता अच्छा भी हो, मुझे ठीक नहीं लगा, रो रही हूँ। सेकंड काउंसलिंग का वेट हो रहा है। सेकंड काउंसलिंग हुई, कॉलेज अपग्रेड हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज मिला 451 मार्क्स पे बीडीएस का, और 420-30 गई है शायद जनरल की कट ऑफ उस टाइम बीडीएस में। और प्राइवेट इसमें स्टेट कोटा से नहीं, गवर्नमेंट की तो गई है एमबीबीएस की 483 आई गेस। तो वो ले लिया बीडीएस। फिर भी अब पेरेंट्स हैं, जान थोड़ी ना छोड़ेंगे देखना तो उन्होंने, एमबीबीएस डॉक्टर ही था ना मुझे। तो उन्होंने बोला कि हम 1-1.5 लाख रुपए फीस है, सीट ले लेते हैं, पर पढ़ाई तुझे पीएमटी की, इसकी नीट की ही करनी है। जब तू नीट की तैयारी करेगी, 7 साल तैयारी कर और अगले साल पेपर निकाल, और हम इसकी फ़ीस दे देंगे, और उसके बाद एमबीबीएस में शिफ्ट हो जाना। जब मैं कॉलेज गई तो मैंने देखा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैंने भी सोचा ठीक है, फिर पहले शुरू शुरू में साथ साथ करना स्टार्ट किया, लेकिन फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस के सेम होते हैं। एनाटमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, और डेंटल एनाटमी वगैरह सब्जेक्ट होते हैं। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे रोज़ टेस्ट हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे नीट का टेंशन हो रहा है। मुझे लगा ऐसे साथ साथ नहीं हो पाएगा। फिर मैंने घर पर बात की कि या तो मैं इधर हो जाती हूँ या मैं उधर हो जाती हूँ। तो कैसे करूँगी कि मैं कॉलेज जाना छोड़ दूँगी, है ना, अभी वाले पेपर नहीं दूँगी जो फाइनल एग्ज़ाम होने, 6 महीने बाद जो उसके पेपर होते हैं वो दूँगी, तो 6 महीने का डिटेन हो जाऊँगी, है ना। लेकिन ये साथ साथ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब कोचिंग तो क्या लेनी, बार बार घर पर बैठ के तैयारी करूँगी। टेस्ट सीरीज़ ले ली थी एलन की, पर घर पे तैयारी करना मतलब महाभारत। हर रोज़ इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था घर में। क्या पढ़ा, कितने क्वेश्चंस किए, कितने सही हैं, कितने गलत हो रहे हैं। मतलब मेरा टेस्ट हो रहा होता था और घर पर मेरे सर पे बैठ जाते थे, कितने क्वेश्चंस किए तूने, अभी कितने कर लिए, पहला कौन सा पार्ट सॉल्व कर रही है, फिजिक्स कर रही है, केमिस्ट्री कर रही है, बायो कर रही है, हर बार बायो से करती है, इस बार फिजिक्स से क्यों नहीं किया, है ना, कितने क्वेश्चन सही हुए। मेरे अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है तभी कर रही हूँ ना। कहते तुझे तो पता ही नहीं है, तुझे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि कितने क्वेश्चन सही किए। वो फेज़ जो था मेरा, वो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब फेज़ था। मुझे था भगवान मैं इस फेज़ से निकल जाऊँ, उसके बाद मैं कभी इसकी नीट की तैयारी नहीं करने वाली, मैं बीडीएस ही करूँगी। पेपर हुआ, जितने मार्क्स पहले थे 451 उतने भी नहीं आए, 300 350 कुछ मार्क्स आए, बस हो गई।
उसके बाद डिसाइड किया नहीं अब तो हम कॉलेज जाएंगे, अब तो हम BDS ही करेंगे। तो वो जर्नी थी कि अब मैं BDS के अंदर एंटर कर चुकी हूँ। जब मैंने BDS के अंदर एंटर किया, अब शुरू शुरू में क्या था, अब हम डिटेन तो हो ही चुके थे, बच्चों के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे, हमें फाइनल एग्जाम्स देने नहीं थे, ठीक है। और मैं रोज़ कॉलेज जाती थी क्योंकि घर में बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, हर रोज़ कॉलेज जाती थी। वो मेरा माइंड जो था ना वो अलग डायरेक्शन में लग रहा था। कॉलेज में एनुअल फंक्शन आ रहा था, ठीक है, सब उसकी तैयारियों में लगे थे, डांस हो रहा था, लूडो खेल रहे थे बच्चे, बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट था। और मेरा माइंड उस चीज़ से, नीट वाली चीज़ से बाहर निकल गया। हर रोज़ कॉलेज जा जाके मैं हर रोज़ कॉलेज जाती थी कि ये सोच के कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। फिर फर्स्ट ईयर हुआ। फर्स्ट ईयर में क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने कोई भी क्लासेस नहीं लगाई थी ना, मतलब थोड़ी बहुत क्लासेस लगाई थी, और 6 महीने के अंदर अंदर, और स्टार्टिंग की वो क्लासेस मिलाकर थोड़ी सी, मतलब एक आधे महीने की 75% अटेंडेंस पूरी करनी थी। तो फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस थोड़ी शॉर्ट हो गई, लेकिन वो बाई चांस जैसे मर्जी करके निकल गई। अब आया सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे वो MBBS के सेम थे, तब भी हमें डिसाइडेड नहीं था कि हमें BDS ही आगे कंटिन्यू करनी है। बस रिग्रेट था कि MBBS क्यों नहीं हुआ, क्योंकि घर वालों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई थी MBBS को लेके, हमें लगता था MBBS ही सब कुछ होता है। फिर उसके बाद BDS अब ले तो लिया था ना, तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और डेंटल एनाटमी। पास हो गए और मेरा अपने बैच में फर्स्ट रैंक आया, है ना। और उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ कि मैं तो इसमें भी बड़ा अच्छा करी। और पता है जब स्टार्टिंग में भी मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ग्रैंड स्टेजेस होती थी अनाटमी वगैरह में, मेरे बहुत अच्छे, मतलब 100 में से 80 मार्क्स आ रहे थे, मैं अपने क्लास के सारे बच्चों में टॉप कर रही थी। तब भी मैंने वो छोड़ दिया था कि मुझे MBBS करना है, क्योंकि मुझे लगा ये सब्जेक्ट्स तो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें हमें पूरी ह्यूमन बॉडी पढ़ाई जा रही है, और मैं इसमें इतना अच्छा कर रही हूँ तो शायद मैं MBBS के लिए ही बनी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, वो सब कुछ डेंटिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें पढ़ाया जाता है। उस फर्स्ट ईयर के बच्चों को इतना कहाँ आइडिया होता है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को लगता है हमें पूरी ह्यूमन बॉडी पढ़ा रहे हैं, हमें तो दांत पढ़ना है, हमें तो ये भी नहीं पता होता डेंटिस्ट्री में होता क्या है, ठीक है। सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर में मुझे स्टोन्स हो गए यूरेटर में, और काफ़ी बड़ा स्टोन था वो, और मुझे इतना पेन होता था, पेन होता रहता था, पेन होता रहता था। घर पर रहती थी, रोती थी, पूरी पूरी रात रोती रहती थी, इंजेक्शंस लगते थे, ड्रिप्स लगती थी, अगले दिन कॉलेज चली जाती थी क्योंकि अटेंडेंस ना शॉर्ट हो जाए, हमारे कॉलेज वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, है ना। और उस टाइम भी मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, एक सब्जेक्ट में हुई थी, सब में बाकी में हो गया था कवर। और उस टाइम ना सेकेंड ईयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्री क्लिनिकल वर्क होता है, प्रोस्थोडोंटिक्स होती है और कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री होती है, टाइफोस पे हम कैविटी कटिंग करते हैं। और प्रोस्थोडोंटिक्स प्री क्लिनिकल में हमें पूरा डेंचर बनाना होता है आइडियल कास्ट वगैरह के ऊपर, है ना। और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे, पैथोलॉजी वगैरह थे, माइक्रोबायोलॉजी थे, तो वो सब्जेक्ट्स मेडिकल के थे, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स डेंटल के भी इंक्लूड हो गए थे सेकेंड ईयर। और हेल्थ भी ठीक नहीं थी, रैंक फर्स्ट तो नहीं आई, अटेंडेंस शॉर्ट होगी, जैसे तैसे करके एग्ज़ाम्स दिए, और प्रोस्थो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बना, क्योंकि जो बच्चा इतना रेगुलर गया ही नहीं है उसका इंटरेस्ट कैसे बनेगा, डिफ़िकल्ट लगता था बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था मैं शायद डेंटिस्ट्री के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मेरी क्लास के बच्चे जो एक बार में कर लेते थे, मैं 2-3 बार में लगी रहती थी, नहीं होता था, नहीं होता था। मुझे लगता था मैं कहाँ फंस गई, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है डेंटिस्ट्री में, ठीक है। थर्ड ईयर आधा साल गए, फिर लॉकडाउन लग गया, लेकिन थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स थे मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, और डेंटल का एक ही सब्जेक्ट था ओरल पैथोलॉजी। काफ़ी रिलैक्सिंग ईयर था, मेडिसिन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे लगा था अगर मैं MBBS होती तो मैं PG करती मेडिसिन में, मतलब मैं MBBS होती तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं PG किस में करूँगी। डेंटल में अभी तक मुझे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं बना है, ठीक है। उसमें थर्ड ईयर में क्या होता है, क्लिनिक्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्लिनिक स्टार्ट हुए, बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा डरती थी कैसे करूँगी कैसे करूँगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम था। कॉन्फिडेंस तो मेरा कोचिंग टाइम में ही कम हो गया था, है ना, थोड़ा सा बढ़ा था बीच में फर्स्ट ईयर में, लेकिन कोई वो बात नहीं बनी, सेकेंड ईयर में फिर से कम हो गया, है ना। और थर्ड ईयर में हर चीज़ डर डर के, हर चीज़ लेट लेट कंप्लीट हो रही है, क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हो। जब आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो कम हो जाती है, और वो चीज़ें, वो रिजल्ट दिखता है हर चीज़ में। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, जनरल सर्जरी में भी आ रहा था, लेकिन मेडिसिन में तो नेक्स्ट ही लेवल आ रहा था। ओरल पैथोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, पर थर्ड ईयर हमने जैसे तैसे करके ख़त्म कर दिया। अब आया फाइनल ईयर। डेंटिस्ट्री में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं,
वो सब फाइनल ईयर में दे दिए, ठीक है। मतलब थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट डेंटिस्ट्री का, और सेकेंड ईयर में एक दो, और फर्स्ट ईयर में भी एक, और तुमने सारे सब्जेक्ट फाइनल ईयर में दे दिए। 8 सब्जेक्ट होंगे, 8 फाइनल में थ्योरी एग्जाम होंगे, 8 प्रैक्टिकल होंगे, और कम्प्लीटली डेंटल था। और कोटा इतना ज़्यादा होता है। थर्ड ईयर में लॉकडाउन था, किसी ने हमें कंसीडर तक नहीं किया कि हमने थर्ड ईयर का आधा काम नहीं किया है। वो सारा काम हमने फाइनल ईयर में किया। इतना ज़्यादा कोटा, फाइल्स बनाना, कोटा कंप्लीट करना, अप्लायंसेस बनाने, है ना, और डेंचर्स बनाने, और कैविटीज़, मतलब पेशेंट्स में हम कैविटीज़ वो करते थे, फिल करते थे। बहुत सारा, बहुत हेक्टिक फाइनल ईयर गया, है ना। और एग्ज़ाम्स में सेंडअप्स हुए। सेंडअप्स होते हैं प्री फाइनल्स। 8 थ्योरी, 8 प्रैक्टिकल लगातार बिना छुट्टी के, बस संडे की छुट्टी आती थी। पेपर देकर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर देकर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सोए, मतलब मुझे नहीं लगता 16 पेपर सेंडअप्स के, 16 पेपर फाइनल्स के, 32 पेपर्स में मैं 32 घंटे सोई होगी। मैं रात को सिर्फ 1 घंटा सोती थी, शायद 3 से 4 की 2 से 3 सोती थी, और सुबह उठ के पेपर देने चले जाते थे। एफिशिएंसी तो वैसे कम हो जाएगी। और 16 पेपर जैसे कैसे करके इतनी जलीलत सह के ख़त्म हुए। थोड़ा बहुत पता चल गया था सब्जेक्ट्स का कि कैसे कैसे क्या होता है। काफ़ी कुछ सीख भी लिया था, मतलब फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन तो थोड़ा जैसे इस स्टेज पे थे हम। उसके बाद फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ। अभी भी थोड़ा बहुत रिग्रेट था यार, पता नहीं डेंटिस्ट्री है अपने लिए कि नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ बच्चे तो इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। इंटर्नशिप आई। गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर्नशिप के सबसे बड़ा पर्क है कि आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको कोटा नहीं करना पड़ता। 17,000 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा था, और कोटे का कोई सीन नहीं था। कॉलेज जाना है, काम करना है, घर आना है, फाइल्स नहीं बनानी। टीचर्स भी इतना कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो इंटर्नशिप वाला जो फेज़ था ना, अगर मैंने फर्स्ट ईयर टू फाइनल इतना सीखा है, तो इंटर्नशिप में फाइनल ईयर टू इंटर्नशिप इतना सीखा है। इंटर्नशिप में मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। इंटर्नशिप में हम एयर रोटर यूज़ करते हैं, माइक्रो मोटर यूज़ नहीं करते। एयर रोटर में हाथ जो बैठा, कैविटीज़ इतनी मस्त कटिंग होने लगी, फिलिंग इतनी अच्छी होने लगी, एस्थेटिक्स बनाने लगे, हम दांत की एग्जैक्ट शेप बनाने लगे। प्रोस्थो नहीं आता था, प्रोस्थो में पूरे पूरे डेंचर्स बना दिए। एक्सरे लेना, फाइनल ईयर तक मैंने एक एक्सरे नहीं लिया था। मुझे लगता था कौन कटा जाएगा, मेरा दांत आएगा ही नहीं, है ना। पर मैं बेवकूफ़ थी, आई वॉज द स्टूपिड वन। इंटर्नशिप में मैंने सोचा पहले दिन से मैं एक्सरे लेने स्टार्ट कर दूंगी, आते रहें कौन कट। पहला दिन था मेरा रेडियो डिपार्टमेंट में, पहले दिन एक्सरे लेने स्टार्ट किया। मेरी इतनी तारीफ हुई डिपार्टमेंट में, अगर डेंटल टेक्नीशियंस कहते हैं कि बच्चे आपका हाथ तो बहुत साफ़ है, आपने पहले भी लिए है?" मैंने बोला नहीं सर, मैंने पहले तो नहीं लिए, पहली बार लिए। सर कहते आपके हाथ में तो बहुत सफाई है, इतनी, मतलब मुझे आदत ही नहीं थी फाइनल ईयर तक तारीफ़ की यार, और इंटर्नशिप में आके मेरी तारीफ़ हो रही है। एंडो में मेरा इंटरेस्ट बना, पीडो में मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बना। सर्जरी में मैं थोड़ा ट्रॉमा कम देख सकती हूँ, मैं थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ। और सर्जरी में दांत वगैरह निकालने पहले पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर आराम से निकलने लगे। रूट स्टम्प्स नहीं निकलती थी, मुझे याद है। रूट स्टम्प्स के लिए मैंने इतनी वीडियोस देखी, इतनी वीडियोस देखी, और फिर एंड में जैसे जैसे पोस्टिंग ख़त्म हुई वो भी निकलने लग गई। कॉन्फिडेंस बना, प्रोस्थो का बन गया, एंडो का बन गया, पीडो में तो इंटरेस्ट बन गया बहुत ज़्यादा ही, और सब अच्छा गया। इंटर्नशिप मेरा एक्चुअल लर्निंग फेज़ था, जो मैंने 4 साल की डेंटिस्ट्री में नहीं सीखा वो मैंने इंटर्नशिप में सीख लिया। क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर नहीं था, और काम ही करना था, काम करो घर आओ, काम करो घर आओ। और इसमें ही इंटर्नशिप में ही मुझे पता चला कि अब मुझे जो आगे है वो डेंटिस्ट्री ही करनी है। इतने टाइम बाद ड्रॉप किए, 4 साल बीडीएस कर ली, ऐसे तुक्के तुक्के में पढ़ाई कर ली, और मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर लिए। लास्ट में जाके इंटर्नशिप में लगा कि डेंटिस्ट्री करनी है। पीडो और इंडो में इंटरेस्ट है। आगे देखो क्या करना है ये तो नहीं पता अभी। इंटर्नशिप अभी ख़त्म होने वाली है, 20 दिन है। आगे अभी बहुत कुछ है सोचने के लिए, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि कौन सी लाइन में जाएं, कैसे क्या करना है, पीजी का प्रिपेयर करें ना करें, या फिर क्लिनिक्स की तरफ जाएं, क्या करना है, मतलब बहुत कुछ सोचना बाकी है। लेकिन मैं ये बोलने वाली हूँ कि मैंने प्लान कुछ और किया था, और मैं पहुँच गई यहाँ पर। डेस्टिनी में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे लगता है मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ पर लेकर आई है। और अब नहीं मैं सोच सकती कि मैं जाके कुछ और करूँगी, क्योंकि अब मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया डेंटिस्ट्री में। अब मैं अपने आप को एज ए डेंटिस्ट इमेजिन कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस है। और मैं जो भी डेंटिस्ट्री कर रहे हैं बच्चे, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अपनी फील्ड को ना कभी भी छोटा मत समझो। हम लोग इतना सा दांत नहीं पढ़ते हैं, हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। अभी तुम्हें आइडिया भी नहीं है,
हम दांत के अंदर नर्व्स, पूरे फेस के ऊपर फ्रैक्चर्स एंड ऑल, मैक्सिलोफेशियल फ्रैक्चर्स वगैरह, हम लोग, हमारी जो डेंटिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ऐसे ही नहीं, हमें फर्स्ट ईयर के एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, हमें ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मेडिसिन पढ़ाया जाता है, जनरल सर्जरी पढ़ाया जाता है, हर चीज़ का सिग्निफिकेंस है। और अपनी फील्ड को अगर आप छोटा समझोगे तभी आप में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर आप बनाना चाहो। अभी तो ऑब्वियसली मैं भी अनसर्टेन हूँ, हर बच्चा होता है। हाँ ठीक है, इंजीनियरिंग भी तो सैचुरेशन थी, उसमें भी तो सैचुरेशन थी एक टाइम पर, हमारी फील्ड में भी सैचुरेशन है, लेकिन हम लोग अपना वे आउट निकाल ही लेंगे, कोई भी डॉक्टर भूखा नहीं मरता है। तो फिर यही थी मेरी डेंटिस्ट्री की स्टोरी। मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी जर्नी से कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लान होना चाहिए, बिना प्लान के भी चीज़ें चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो तो शायद आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो सकता है कि आपने अभी उतना अपना पोटेंशियल वो ना किया हो, एक्सप्लोर ना किया हो। धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव होते जाते हो चीज़ों पे, और आपका इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप होने लगता है। और जो चीज़ें छूट गई उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। बहुत कुछ सीखा है अपनी जर्नी से, प्रिपरेशन फेज़ ने भी मुझे बहुत सिखाया। तो यही थी मेरी जर्नी। ओ आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.